हाई प्रोफाइल सीट जिसे लेकर, जिसकी उम्मीदवारी को लेकर, जिसके प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस आखिरी दिन, नामांकन के दिन तक बरकरार रहा। रायबरेली और अमेठी में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। 14 में तो दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी, फिर भी कांग्रेस 50 सीट से नीचे आई थी। अमेठी की सीट का जिस ढंग से राहुल जी ने परित्याग किया, जो वहां के लोगों के साथ व्यवहार किया है, वो नहीं दिखाता है कि किसी इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े परिवार, एक बार हारने के बाद आपको इतना गुस्सा आ गया वहां से कि उसके बारे में बात करना, उसको लेके लोकसभा में कोई प्रश्न उठाना, आपने सब कुछ बंद कर दिया है। सस्पेंस बना के रखना, और निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कहाँ हम लोग इतना सब अंदाजे लगा के बैठे थे कि प्रियंका जी लड़ेंगी अमेठी के साथ, अमेठी से। केएल शर्मा की एंट्री हुई है, वो वाकई में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए कि केएल शर्मा की एंट्री के बाद जो स्मृति ईरानी है, उनके लिए अब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा एक डिसीजन हो गया। वो जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है, उस दौर में तो कांग्रेस को अपने सारे पत्ते खोलने चाहिए थे कि जितनी ज्यादा सीटें जीती जाए उस समय, भले ही वो परिवारवाद का आरोप लगे या, तो मुझे लगता है कि प्रियंका को अगर वो उतारते अमेठी से तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होता। सोच समझ कर कांग्रेस पार्टी ने उनको इस समय रखा है कि भाई अभी प्रियंका जी को हम एक सीट पर नहीं झोंकेंगे। ये एक रणनीति का एक हिस्सा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी, जहां हम हर खबर की बखूबी पड़ताल करते हैं अपने उन वरिष्ठ पत्रकारों के साथ जो कि खबरों को गढ़ते भी हैं और उसके हर पहलू से आपको रूबरू भी कराते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मेहमानों के परिचय से होती है, लेकिन इस बार मैं आपको सबसे पहले विषय बता देती हूँ, उसके बाद हम मेहमानों का रुख करेंगे। विषय है वो 2 हाई प्रोफाइल सीट जिसे लेकर, जिसकी उम्मीदवारी को लेकर, जिसके प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस आखिरी दिन, नामांकन के दिन तक बरकरार रहा। सबसे ज़्यादा चर्चा कांग्रेस पार्टी की इसलिए भी हुई क्योंकि अमेठी और रायबरेली दोनों ही उनका गढ़ माना जाता रहा है। कहा जाता रहा है कि नेहरू गांधी परिवार का इन दोनों ही सीटों से हमेशा से मजबूत नाता रहा है, राजनीतिक भी, और एक कह लीजिए कि एक इमोशनल जो टच हो जाता है अगर किसी सीट से बहुत समय से एक परिवार के लोग लड़ते रहे हैं तो। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला अलग दिखाई पड़ा। इस बार मामला इस लिहाज से अलग दिखाई पड़ा कि लास्ट तक, नामांकन के दिन तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है इसका पूरा विश्लेषण, क्यों कांग्रेस पार्टी को इतनी दिक्कत हुई अपनी उन सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान करने की जो कि उनकी अपनी हमेशा से बताई जाती रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हमेशा से जिनकी राय आप कमेंट्स के जरिए भी जानना चाहते हैं, पूछते हैं, रामकृपाल जी, उनके ठीक सामने पूर्णिमा जी बैठी हुई हैं। पीछे अनुराग वर्मा जी हैं, उनके कमेंट्स आप आजकल बहुत पसंद करने लगे हैं, आपने कमेंट्स के जरिए भी बताया है, इसलिए हम अनुराग वर्मा जी का भी ध्यान रखते हैं कि उनको हर कार्यक्रम में आपसे रूबरू कराएं। दूसरी तरफ अवधेश जी, तर्क और टिप्पणी उनकी आप सबको खूब भाती है, इसलिए वो हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। समीर चौगावकर जी दिखाई पड़ रहे हैं आपको, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी बात बखूबी तर्क के साथ रखते हैं। और हमारे अभिभावक अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत स्वागत। शुरुआत रामकृपाल सर आपसे ही करूंगे। अमेठी रायबरेली वो सीटें जो कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ बताई जाती रही हैं, हम सब जानते हैं जब से पत्रकारिता की शुरुआत हुई, पढ़ रहे हैं आप तो बहुत वरिष्ठ हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतनी समस्या हुई, आखिरी तक ये तय नहीं हो पाया? दूसरी बात ये कि जिस नाम को अमेठी से आगे किया गया, या मजबूरी में राहुल गांधी के नाम को जैसा कि कहा जा रहा है कि आगे किया गया, क्या ये सारी चीज़ों की आवश्यकता थी? देखिए, एक ऐसा सवाल है, जिस तरह से कल से ही या परसों से ही जिस तरह से बात हो रही थी, मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है कि ये सब 15 दिन, 20 तारीख को जिस दिन वोट पड़ जाएगा उसके बाद इस सब्जेक्ट पर कोई डिस्कस भी नहीं करेगा। इस सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ उतनी दिन तक है जब तक वोट नहीं पड़ जाता। ये निश्चित तौर पर आपने कहा कि रायबरेली और अमेठी, राहुल जी मतलब नेहरू परिवार से हमेशा एक नाता रहा है, जुड़े रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे जोर दे देना जैसे कि रायबरेली और अमेठी में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। 14 में तो दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी, फिर भी कांग्रेस 50 सीट से नीचे आई थी। देखिए, होता क्या है कि अभी जो है दोनों पार्टियाँ, ये जो तू मैं है ना, सिर्फ इसलिए है कि जो फेंस सिटर हैं, जो डिसाइडेड नहीं हैं, उनके वोट को कौन झपट लेता है।
ये लड़ाई इतनी है। मैं हमेशा आपके चैनल पर भी एक बार बोल चुका हूँ, एक चीज़ जो हर जगह लागू होती है, चाहे कोई परिवार हो, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इन सब का एक मूल है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति की ताकत परिवार की, संगठन की, पार्टी की, कंपनी की कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। और जब भी इन चीज़ों में किसी व्यक्ति की ताकत को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगती है तो पार्टी ख़त्म होती है, संगठन ख़त्म होता है, कंपनी कमज़ोर होती है, चैनल ख़त्म हो जाते हैं। हमेशा आप यूँ समझिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इमॉर्टल है, वो लंबा चलेगा। कांग्रेस पार्टी 150 साल से है। व्यक्ति आएगा जाएगा, नेहरू जी आए चले गए, इंदिरा जी आई चली गई, लेकिन हम लोग क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग नेचर है, वो पॉपुलैरिटी है, जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर के इतने इमोशनल हो जाते हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जानबूझ के ऐसा करना चाहती हैं ताकि मेन मुद्दे से चीज़ें भटकें। सवाल इस बात करनी है कि अमेठी रायबरेली से कांग्रेस हारती या जीती, उससे कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में क्या पैदा हो जाएगी? सवाल मुद्दा ये बड़ा है। और रही दूसरी बात, ये देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज परिवार से इतने दिन जुड़ी हुई हैं उसमें एक बड़ा फैसला होता है। सोनिया गांधी डिसाइड करती हैं स्वास्थ्य के कारणों से कि वो राज्यसभा से आएंगी। निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल होते हैं कांग्रेस के सामने। इसमें कांग्रेस पर बार बार ये कोई चीज़ मढ़ना, भाग गया, डर गया, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। अब आप कल्पना कीजिए, घर में चर्चा ये थी, सोनिया जी तो संसद में पहुँच गई, अगर राहुल और प्रियंका दोनों लड़ते तो कल को यही पॉलिटिकल पार्टियां कहती कि देखा परिवार के साथ पूरा परिवार जो है, कांग्रेस पार्टी गई भाड़ में, पूरा परिवार एमपी बनने के लिए मरा जा रहा है। अब उसमें एक नहीं लड़ी। अब सवाल इस बात का था कि राहुल अमेठी जाएं, तो सोनिया गांधी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से उनकी, मतलब सोनिया जी, इंदिरा जी या फिरोज जी से लेकर के वो उसका एक अटैचमेंट रहा है। ऑब्वियस है कि जो परिवार ने निर्णय किया होगा, वो चाहे अमेठी से लड़े या रायबरेली से लड़े, इसमें हाय तौबा मचाने की कोई मतलब नहीं है। मैं इनको सिर्फ एक पॉलिटिकल तूतू मैं मानता हूँ। एक किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि जो समय सीमा आपने तय की है, इस तारीख तक नॉमिनेशन होगा, अगर उसके पहले वो नॉमिनेशन दाखिल करता है तो उसके निर्णय को सही माना जाएगा, वो उनका चॉइस है। अब ये सब कहना कि अमेठी से भाग गए, फलाना जगह, देखिए ये सब मैं नहीं करता। मेरे सामने आज भी मूल प्रश्न यही है कि कांग्रेस की पहली चिंता ये होनी चाहिए कि कांग्रेस इस देश में एनडीए का विकल्प बन करके खड़ी हो रही है, चाहे वो यूपीए के रूप में, चाहे इंडिया अलायंस के रूप में। उसकी लीडरशिप के तहत, उसकी छतरी के तहत विपक्ष एकजुट होकर के एक राष्ट्रीय विकल्प बन सकता है कि नहीं, मेरी यह चुनौती है। मेरे लिए ये प्रासंगिक है। उसके लिए अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़े या रायबरेली से लड़े, वो मेरे लिए बहुत सेकेंडरी है। सर, ये कांग्रेस पार्टी भी तो उस विषय पर सोच नहीं रही है ना, उस लिहाज से। वही। और रायबरेली को लेकर जिस तरीके की चर्चा है, आपको बता दें, अमेठी से केएल शर्मा जो है वो चुनावी मैदान में है, स्मृति ईरानी के बरक्स, और रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें अपडेट कर देती हूँ। पूर्णिमा जी, जैसा कि सर ने भी कहा कि ये विषय होना ही नहीं चाहिए कि अमेठी और रायबरेली कोई ऐसा विषय है। उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिहाज से सोचना चाहिए कि कांग्रेस कैसे INDIA गठबंधन में मजबूत हो, कांग्रेस कैसे अपनी एक इतने बड़े राज्य में अपने आप को मजबूत करे। ये सारी बातें अगर हम कर रहे हैं तो पार्टी भी सोच रही है, लेकिन अंत तक कहानी बस वहीं घूम रही है कि प्रियंका आएंगे, राहुल आएंगे, प्रियंका आएंगे, राहुल आएंगे। रायबरेली अगर जा रही हैं सोनिया गांधी, तो उसके पहले एक स्ट्रैटेजी बनी होगी ना कि अगर वो वहां जाएंगी तो वहां क्या विकल्प है, तो वो उसके लिए इतना अंत तक इंतजार क्यों करना पड़ा? नहीं प्रतीक्षा, ये एक एक्चुअली स्ट्रैटेजी हो सकती है कांग्रेस की कि लास्ट मोमेंट तक इसको एक सस्पेंस बना के रखा जाए, और उसका फायदा भी उन्हें मिला कि जहां मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई कवरेज नहीं मिलती थी, मेन स्ट्रीम चैनल्स में हमने देखा ये बहस का मुद्दा रहा काफी। हम भी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, हम भी चर्चा उस पर कर रहे हैं। तो एक तो वो मीडिया विजिबिलिटी तो मिली गई ना उनको, अगर स्ट्रैटेजी थी तो सही स्ट्रैटेजी थी। दूसरा, अगर अमेठी रायबरेली पे चर्चा हुई और कांग्रेस ने उसको लास्ट डे तक डेफर करके रखा, तो उसमें हो सकता है उनकी कुछ उहापोह रही हो अंदर की। हो सकता है प्रियंका को वो लोग लड़ाना चाहते हो, प्रियंका गांधी ने मना किया हो। राहुल गांधी हो सकता है नहीं चाहते रहे हो, तो उनको फिर प्रियंका के मना करने के बाद मजबूरी में हो सकता है रायबरेली आना पड़ा हो। ये सब उनकी अंदर की बातें हैं जिसका कि हमें बिल्कुल एक्सेस नहीं है कि हम उसको बहुत कंफर्म तरीके से कह सके।
लेकिन जहां तक चर्चा का और प्रोस्पेक्ट का सवाल है, तो मुझे लगता है कि जीत हार अपनी जगह पे होती है। राहुल गांधी का रायबरेली से आना एक मैसेजिंग के तौर पर हमें देखना चाहिए कि कांग्रेस के वर्कर्स को स्पेशली यूपी में एक मैसेज जरूर अच्छा गया है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई नहीं लड़ता, गांधी परिवार का कोई सदस्य अगर यूपी से नहीं लड़ता, तो मैसेजिंग यही होती वाकई में कि ये लोग हार गए और ये यूपी छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी का लड़ना एक कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बूस्ट, मतलब मोरल बूस्ट तो करेगा ही, दूसरा थोड़े उत्साह की भी उसमें जागृति हो जाएगी, लोग कैंपेन करेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से। दूसरा, अमेठी की जहां तक बात है, रायबरेली से तो चलिए राहुल ने अब फाइल कर दिया नॉमिनेशन, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेफ सीट है उनके लिए। वहां से 50s के जमाने से उस परिवार का ताल्लुक जहां से रहा है, तो एक इमोशनल कनेक्ट तो लोगों के साथ बन ही जाता है, तो राहुल के लिए मुश्किल नहीं होने वाली है। अमेठी से जो केएल शर्मा की एंट्री हुई है वो वाकई में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए कि केएल शर्मा की एंट्री के बाद जो स्मृति ईरानी है उनके लिए अब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा एक डिसीजन हो गया। नहीं तो उनकी चर्चा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की चर्चा, एकदम की कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको हम कहते हैं हाई प्रोफाइल, राहुल बनाम स्मृति टाइप, वो राहुल बनाम स्मृति रहता और चुनाव होने तक वही चर्चा चलती होती। अब अमेठी थोड़ा सा बैकड्रॉप में चला जाएगा, क्योंकि अब स्मृति बनाम किशोरी लाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं साउंड करता है, और स्मृति ईरानी जीतेंगी ही। मुझे लग रहा है कि उनके लिए जीतना आसान है। जीत भी गई तो किसके अगेंस्ट जीती भाई? किशोरी लाल जी के अगेंस्ट जीती, तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हुई, जायंट स्लेयर टाइप का कुछ उसमें अचीवमेंट हासिल नहीं हुआ। हार भी जाएंगी तो भैया किसके अगेंस्ट हारी? किशोरी लाल जी से हार गई तो उनकी राजनीतिक फ्यूचर पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो एक अमेठी को लेकर ये जरूर एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा उसको देख के अच्छा लगा कि एकदम एंटी क्लाइमेक्स हो गया बीजेपी के लिए, और खास करके स्मृति ईरानी के लिए। और जो आपने कहा कि सस्पेंस बना के रखा गया, मुझे लगता है कि अपोजिशन की ये स्ट्रैटेजी है ऑन द होल। हमने देखा जैसे अखिलेश यादव ने भी कन्नौज से लास्ट मोमेंट पे जाके अपना पर्चा दाखिल किया, जबकि नाम किसी और का, तेज प्रताप का, उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो थोड़ा सस्पेंस बनाए रखने का अधिकार ऑपोजिशन को भी है, सिर्फ बीजेपी या एनडीए के ही पाले में वो सारी चीजें नहीं जानी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग तो बना दिया उन लोगों ने इस चीज को सस्पेंस रख के। रायबरेली से इनके आने से इंटरेस्टिंग हो गया है, यूपी का चुनाव तो इंटरेस्टिंग हो ही गया है। अमेठी रायबरेली पर वैसे हमेशा सवाल कांग्रेस से ही होता है, आप दूसरा पक्ष कह गई, लेकिन ठीक है जी जी। मैं जो कह रहा था कि देखिए, राहुल जी का जो सस्पेंस क्रिएट किया गया वो उनके फायदे के लिए भी रहा, क्योंकि अगर वायनाड में वोटिंग से पहले ये डिक्लेयर हो जाता कि राहुल गांधी 2 सीटों पर लड़ रहे हैं तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता। चूंकि वायनाड में पोलिंग हो गई तो 26 तक तो मानिए ये माना जा रहा था, विनोद जी ने एक बार बल्कि कहा भी था कि 26 के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि वो तो स्ट्रेटजी थी और ये रणनीति सही भी थी। जब आपके पास पूरा मौका है नाम करने का तो उसका फायदा लिया, कोई भी पार्टी लेती इसका फायदा। तो मैं ये कह रहा था कि वायनाड के हिसाब से अब 26 से लेकर के कल तक जितने दिन रहे हों, इन दिनों में क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया? हाँ, तो इतने दिन की बात, 27, 28, 29, 30 काफी लंबा समय था। अब देर सर, चूंकि पूर्णिमा जी ने अमेठी की बात उठा दी, केएल शर्मा की बात उठा दी, तो कल हमारे डेस्क पर ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उसमें ये कहा कि कई बार जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, एक उदाहरण से दे रही हूँ, बाकी आगे आप तो खुद ही जोड़ देंगे, कि बच्चों को जब स्कूल जाने का मन नहीं होता तो उन्हें स्कूल के गेट पे छोड़ो, तो जैसा उनका जेस्चर फेस वैसा होता है, वैसे कल केएल शर्मा जी की बाइट दिखाई पड़ी थी। ये एक लाइटर नोट पर यहाँ चर्चा हो रही थी। केएल शर्मा, अमेठी जैसी सीट, क्या आपको लगता है कि ये इसी स्ट्रैटेजी के लिए इतने दिन से इंतजार हो रहा था? आप इसको स्ट्रैटेजी का नाम दे रहे हैं? ये अमेठी और देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस सीट को आपने वीआईपी बना के रखा है, उस सीट को कैसे व्यक्ति के हाथ में उस परिवार ने सौंपा है। सवाल इसका ये है। अब पूर्णिमा जी, तो केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो भी बीजेपी के लिए ऑकवर्ड पोजीशन हो जाता है, तो इनके कई तर्क होते हैं कि उसको वीआईपी सीट नहीं बनाया। भाई राहुल गांधी, अब इसको एक एक चीज पर जाइए, क्या वाकई रायबरेली उस परिवार की ऐसी सीट है जो अमेठी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? 1952 और 1957 में वहां से फिरोज गांधी जीते थे। फिरोज गांधी के कब्र पर यह परिवार कभी भी श्रद्धांजलि देने नहीं जाता है। अगर पारंपरिक सीट थी तो फिरोज गांधी के साथ रिश्ता क्या है इस परिवार का?
सोनिया इंदिरा जी वहां से 67-71 में लड़ी, 77 में हारी, लेकिन 80 में वो 2 जगह से लड़ी, रायबरेली से लड़ी, आंध्र प्रदेश के मेढक से लड़ी। मेढक से जीतने के बाद रायबरेली से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब वो अगर जिंदा होती तो पता चलता कि वो मेढक से रहेंगे या रायबरेली से रहेंगे। तो इसलिए ये कहना कि वो रायबरेली ही उनका परंपरागत सीट है, इसके लिए तो बताना पड़ेगा कि भाई फिरोज गांधी के साथ उनके रिश्ते क्या हैं, अगर परिवार की सीट है तो। अब आते हैं तीसरी बात पर। राजीव गांधी, अगर पारिवारिक सीट की दृष्टि से देखा जाए, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के रिश्ते को लेके आप सवाल उठा रहे नहीं हैं। भाई, सवाल यह है कि अगर वो पारिवारिक सीट है 52-57 पार्टी की बात करें, 52 और 57 में अगर फिरोज गांधी अगर वहां से चुनाव लड़े थे फिरोज गांधी चुनाव लड़े थे, तो सवाल यह है कि उस परिवार का उससे रिश्ता दिखना चाहिए ना भाई। प्रयागराज में उनकी कब्र जो है वो वीरान पड़ी रहती है, कोई जाता ही नहीं है। वो परिवार क्या उनसे रिश्ता रखता है? इंदिरा जी का तो प्रेम रहा होगा, मैं मानता हूं। उसमें तो हम उस पर कोई सवाल हम उठाते ही नहीं है। ये उठा सकती है उस प्रकार के सवाल, और उस पर मैं विचार भी नहीं करता। अब आते हैं कि अगर अमेठी सीट जो है संजय गांधी जी ने लड़ा पहले, दुर्भाग्य से उनकी ऐसी दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद राजीव जी को आना पड़ा राजनीति में। राजीव जी 1982, 84, 89 और 91 में भी अगर वो वहीं से जीते थे, तो वो एक माना जा सकता है कि वो उसको एक परिवार ने आगे रखा है। सोनिया गांधी को तो वहां से 1989 में इसलिए उम्मीदवार बनाया गया कि कांग्रेस के रणनीतिकार उनको इंदिरा जी की तरह देश में पेश करना चाहते थे। सॉरी, 99 में इसलिए लाया गया कि उनको जो है पेश किया गया कि इंदिरा जी की छवि है, इसलिए इंदिरा जी के वो उसके उत्तराधिकारी के रूप में जा रहे हैं, और वहां से वो अपना जीतती रही हैं। तो इसीलिए पहले तो यही तय करना है। राहुल गांधी ने अगर अमेठी को चुना था, देखिए अमेठी में वो हारने के बाद जुलाई 2019 में उसकी समीक्षा बैठक हुई। उसके बाद से राहुल गांधी दिसंबर 2021 में एक जनजागरण यात्रा में वहां गए थे, और उसके बाद न्याय यात्रा के दौरान गए। तो अमेठी की सीट का जिस ढंग से राहुल जी ने परित्याग किया, जो वहां के लोगों के साथ व्यवहार किया है, वो नहीं दिखाता है कि किसी इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े परिवार एक बार हारने के बाद आपको इतना गुस्सा आ गया वहां से कि उसके बारे में बात करना, उसको लेकर लोकसभा में कोई प्रश्न उठाना, आपने सब कुछ बंद कर दिया है। तो इस कारण अब इस समय अमेठी में वो कैसे जाते, जिस सीट में आप हारने के बाद इतने दिन से गए नहीं है, जिसका कोई सवाल नहीं उठाया है, जिसको लेकर के कभी कुछ आपने किया नहीं है, तो वहां कैसे जाते? पहले। दूसरी बात है कि क्या किसी पार्टी के बड़े नेता के इतना सस्पेंस बनाए रखना था? जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि अभी तो शतरंज की अनेक चालें बाकी हैं, पता नहीं शतरंज का चाल कहां कहां बाएं दाएं जा रहा होगा। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मजे हुए ईश्वर करे वो मजे हुए खिलाड़ी रहे। लेकिन क्या मजे हुए खिलाड़ी की सीट के लिए वाकई इतनी प्रतीक्षा की आवश्यकता थी? सोनिया जी भी चुनाव लड़ सकती थी, अब्दुल गनी खान चौधरी तो व्हील चेयर पर बैठ के चुनाव लड़ते थे, उतना ही था। वो क्यों चली गई वहां से? असल ये था कि 2019 के चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस की सोच ये बनी थी कि हम अब तत्काल कुछ भी कर लें, उत्तर भारत से हमारी उस प्रकार से भारत में प्रभावी स्थिति राजनीति की करनी है तो होना नहीं है। यूपी, बिहार, उड़ीसा ऐसे राज्यों में, पश्चिम बंगाल में हम शायद खड़े नहीं होते, साउथ से आना चाहिए, और उसमें जो मुस्लिम वोट हमारा छिटका है, ऐसे क्षेत्र से लड़े, ऐसे स्थान से लड़े कि देश के मुसलमानों को मैसेज दे सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसलिए वायनाड को उन्होंने चुना। अब यहां समस्या यह थी कि देश भर के जितने अल्ट्रा वामपंथी हैं, या दुनिया के भी इस समय अल्ट्रा वामपंथी हैं, वो राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी के समानांतर भारत और दुनिया में एक ब्रांड के रूप में पेश कर रहे हैं। अगर अमेठी में वो हार जाते तो ब्रांड ही फेल कर जाता कि ये ब्रांड ही खत्म हो गया, आप करें तो क्या करें। राहुल गांधी के लिए अगर जीत जाते तो वायनाड छोड़ने में सब, वायनाड को कह रहे छोड़ेंगे नहीं। रायबरेली में ये तर्क आ रहा है कांग्रेस के अंदर से कि रायबरेली को मना सकते हैं कि भाई हमारी माँ की सीट है, आपकी सीट हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन माँ की सीट है, शायद उसके लिए छोड़ दिया हो सकता है, यही छोड़ दे, वो क्या करेंगे। तो ये सारे कारण हैं कि कांग्रेस को अमेठी हारने की संभावना थी। राहुल गांधी के सामने ऐसा वो अपना चेहरा ऐसा अमेठी को लेकर बना चुके, देश के बारे में नहीं कहता हूं, कि वहां जनता के जाके क्या करते कि हमने 5 साल आपके लिए क्या किया है। और रायबरेली उनके लिए चूंकि इस समय न आएंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश छिटक जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप परिवार ने छोड़ ही दिया है, और प्रियंका वाड्रा तो पहले दिन से चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनको तो आने ही नहीं दिया परिवार ने अभी तक। इस बार क्या हुआ, यही तो सवाल उठ रहा है कि इस बार क्या हुआ कि प्रियंका जी नहीं आई हैं। इसलिए रायबरेली और अमेठी इस बात का संकेतक है
कि कांग्रेस का प्रथम परिवार वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक हित के लिए वो किसी भी स्थान को छोड़ सकता है, किसी भी स्थान में जा सकता है। कोई ये ना माने कि इस परंपरागत सीट से उनका इतना ही प्यार है। और राहुल गांधी को इतने समय बाद नामांकन कराना कांग्रेस के लिए कम से कम सिर उठा के साहस के साथ करने की स्थिति नहीं है कि हम हारे या जीते, हम योद्धा की तरह लड़ते हैं। ये कांग्रेस ने गंवा दिया है। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट बातें अवधेश जी ने अपनी रखी है। अनुराग सर, जिस तरीके से अवधेश जी भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिस तरीके से इस वक्त रायबरेली अमेठी को लेकर चर्चा हो रही है, अवधेश जी ने भी ये बात कही कि जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी अमेठी रायबरेली को लेकर, इतना उसका हुआ बनाना जो था, वो सबकी इतनी की आवश्यकता नहीं थी। और अगर रायबरेली पर सोनिया गांधी सीट छोड़ रही हैं, पता है राज्यसभा जा रही है, तो एक स्ट्रैटेजी पहले से प्लान होनी चाहिए थी। अब 26 तारीख वायनाड के बावजूद भी 8 दिन का समय बीत जाता है। राहुल के लिए ये एक्सपेरिमेंट, या केएल शर्मा के लिए एक्सपेरिमेंट, या यूं कहें कि कांग्रेस का ये एक्सपेरिमेंट, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक चीज़ बड़ी मज़ेदार, एक लाइन चलती है एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में, डर के आगे जीत है। लेकिन राहुल जी के केस में ये डर के आगे रायबरेली है वाला जो है कुछ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो एक नेशनल लीडर जिसकी आप जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के बराबर अपने आप को समझते हैं, और उनको समझाने वाले उनको समझाते हैं कि आप प्रधानमंत्री के पैरेलल हैं, आप होने वाले प्रधानमंत्री हैं, या सुपर प्राइम मिनिस्टर तो आप ऑलरेडी हैं, प्रधानमंत्री बन के करोगे भी क्या। तो उस केस में इतने लंबे समय तक इतना ज़्यादा सस्पेंस बना के रखना, और निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कहाँ हम लोग इतना सब अंदाजे लगा के बैठे थे कि प्रियंका जी लड़ेंगी अमेठी से, राहुल जी लड़ेंगे रायबरेली से। कभी उल्टा सुनने में आ रहा था, कभी कुछ सुनने में आ रहा था कि राहुल जी लड़ेंगे ही नहीं, प्रियंका यहाँ का मोर्चा संभालेंगी, और फिर यूपी को वो जो है फिर से जैसे पहले कांग्रेस का गढ़ यूपी होता था वैसा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इनका स्ट्रैटेजिक लॉस हुआ। अगर ये स्ट्रैटेजी थी, मेरे ख्याल से तो प्रतीक्षा, मुझे ऐसा लगता है जितना सीरियसली हम लोग इनके एक्शंस को प्रेडिक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, इतना शायद ये लोग खुद एनालाइज करके अपने डिसीजन नहीं लेते होंगे जितना हम लोग इनके बारे में सोचते हैं। अब एक चीज स्पष्ट हो गई कि अभी पिछले चुनाव तक कांग्रेस में उनका जो क्लेम होता था, जो वो बेट करते थे, वो 2 सीटों के लिए सिर्फ करते थे, एक अमेठी, रायबरेली। अब गोइंग अहेड, आगे भविष्य में 2024 और उसके भी आगे, अब ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस का सिर्फ 1 सीट पे क्लेम रह जाएगा। क्लेम, मैंने ये नहीं बोला कि वो जीत जाएंगे। अब अमेठी उन लोगों ने खुद छोड़ दिया। इतना मतलब आप अगर वहां से 50,000 वोट से हारे थे तो आपको 4-5 लाख लोगों ने वोट दिया था ना, उनके पीछे, उनके लिए आपकी कोई जवाबदेही थी, कोई अकाउंटेबिलिटी थी ना, वो आपने कैसे छोड़ दिया? जिस तरह से इन्होंने छोड़ा, वो प्रतीक्षा कहीं ना कहीं वो एरोगेंस थी। जिस तरह से यूपी में जब राहुल जी की एंट्री हुई, उस समय तक यूपी बहुत हद तक कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी दाल नहीं गल रही है, इनकी जो राजनीति की विचारधारा थी उसकी दाल नहीं गल रही थी। तो राहुल जी ने ये एज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं, एज पार्ट ऑफ एरोगेंस, कि मैं यूपी का सब्स्टिट्यूट बना दूंगा साउथ को। अभी तक ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री यूपी से आता है, अब मैं ये बनाऊंगा कि मैं साउथ से आएगा, वहां से हम जीत के आएंगे, वहां हम अपने आप को स्ट्रांग करेंगे और वहां से आएंगे। ये एक तरह से यूपी की जनता को ये बताना चाहते थे कि तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। अब वो कितना बता पाए वो उन्हें ही पता होगा। और अभी हम सब लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि रायबरेली की सीट, और सब जगह यही बातें चल रही हैं, और उनके भी सलाहकार उनको ये बता रहे होंगे कि रायबरेली की सीट आपके लिए बहुत सेफ है, आप जीत जाओगे, आप चिंता मत करो। आप चाहे वायनाड छोड़ो या रायबरेली छोड़ो, या हो सकता है कि ये एज पार्ट ऑफ एरोगेंस ये रायबरेली छोड़ दें कि देखो तुम इस क्षेत्र से मुझे हराया गया है तो मैं ये छोड़ रहा हूं, जो भी हो। खैर, रायबरेली भी मैं एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करूंगा कि रायबरेली भी इतना आसान नहीं है राहुल जी के लिए जीत पाना। अगर 2014 में जब से मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में आए और बीजेपी में एक तरह से नई संगठन में और पार्टी में जब से नई जान फूकी गई, उसके बाद से जो रायबरेली सीट का अपना जो खुद का वोटिंग पैटर्न है वो
बुरी तरह चेंज हो गया। 8-8.5% का वोटों में गिरावट हुई 14 में सोनिया गांधी जी के वोट प्रतिशत में, और बीजेपी का वोट प्रतिशत उस साल 17% बढ़ गया 2014 में। यहाँ दिल्ली से ही एक अजय अग्रवाल जी गए थे लड़ने के लिए, वहां से वो, हाँ, तो 17% उनका वोट परसेंट बढ़ गया, यानी कांग्रेस का 8 घटा और बीजेपी का 17 बढ़ा। फिर जब 19 में दिनेश जी ही लड़े और सामने फिर सोनिया गांधी जी का फिर वोट प्रतिशत 8% गिर गया और बीजेपी का 17% बढ़ गया। तो आप ये देखिए जो चल रहा है, कांग्रेस गिर रहा है और बीजेपी बढ़ रहा है, या ऐसे करें कांग्रेस घट रहा है बीजेपी बढ़ रहा है। अगर वोट जरा सा भी कुछ इधर उधर हुआ, इस स्ट्रैटेजी को लोगों ने स्ट्रैटेजी ना मान के अगर ये इनकी गलती मान ली तो कहीं इसी बार चौंकाने वाले नतीजे ना आ जाएं, इसी बार ना दिख जाए। बिल्कुल। समीर सर, चूंकि सभी ने अमेठी रायबरेली पर चर्चा कर ली है, थोड़ा सा INDIA गठबंधन की भी चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता कल वो बात करते हुए दिखाई पड़े, कई चैनल्स पर उनकी चर्चा भी हो रही थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए मनाया क्योंकि INDIA गठबंधन की मजबूती यूपी में दिखनी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। अगर इस बात में सच्चाई है तो क्या वो मैसेज वोटर्स तक जा रहा है, जनता तक जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस परिवार चाहता ही होगा कि अमेठी और रायबरेली में से किसी ना किसी सीट पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव जरूर लड़े। ये बात सही है कि अखिलेश यादव ने चाहते थे कि प्रियंका गांधी जरूर चुनाव लड़े। राहुल गांधी के लिए वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं थे, उनकी इच्छा थी क्योंकि जो गठबंधन हुआ था और समाजवादी पार्टी के साथ जो भी चर्चा हो रही थी उसमें प्रियंका गांधी बड़ी भूमिका निभा रही थी। तो अखिलेश यादव चाहते थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े और वो ये भी चाहते थे कि राहुल गांधी भी चुनाव लड़े। हालांकि गांधी परिवार को तय करना था कि कौन कहाँ से लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन में सीटें तो कांग्रेस को दे दी थी। अब ये कांग्रेस को तय करना था वहाँ पे किसको लड़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अगर ये तय किया है कि वहाँ से राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाया जाए और अमेठी से वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को लड़ाया जाए, प्रियंका गांधी को चुनाव में लड़ा जाए, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी उन्होंने त्रुटि की। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अगर वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव उतारा जा सकता था, जब ये जानते हुए कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से जीतेंगे तो एक सीट खाली करना पड़ेगी। और ये तय था कि राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वायनाड ने उनका बुरे वक्त में साथ दिया था। ऐसे स्थिति में फिर रायबरेली के अंदर उपचुनाव की बारी आएगी और जनता यह पूछेगी रायबरेली की जनता राहुल गांधी से कि आप दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हो, क्या आप रायबरेली अपने पास जीतने के बाद रखोगे या हमें फिर अगर आपको हम जिताते तो हमें फिर उपचुनाव में जाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के साथ इस बात की एक बड़ी दिक्कत जरूर सामने होगी। लेकिन देखिए, दो सीटों से लड़ने का मामला है, राहुल गांधी कहाँ से लड़ते हैं, अमेठी से लड़े या रायबरेली से लड़े, ये उनका निजीगत मामला है। नेता हमेशा लड़ता है तो नेता इस सीट से लड़ने की कोशिश करता है कि जहाँ से उसकी जीत की संभावना ज़्यादा रहती है। नेता दूसरों के परसेप्शन के हिसाब से कभी नहीं जाता कि विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं, लोग कहाँ से चाहते हैं, और पार्टी का बड़ा नेता हमेशा सुरक्षित सीट देखता है। देखिए, मैं आपको वाकया याद दिलाता हूँ, 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए वो। राजमाता सिंधिया ने अपने महल में समीक्षा बैठक बुलाई। समीक्षा बैठक में तय हुआ कि 1,70,000 वोट से हारे, अगली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ मेहनत करेगी। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी की बोलने की बारी आई तो अटल जी ने उस बैठक में कह दिया कि भाई आप मेहनत करिए, लेकिन यहाँ से अगली बार का दूसरा कैंडिडेट होगा, मैं अब ग्वालियर लौट के आने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अटल बिहारी इस बात को जानते थे कि उन्हें सुरक्षित सीट चाहिए। एक बड़े नेता के रूप में अगर वो हारेंगे तो उनके राजनीतिक पे असर पड़ेगा। लालकृष्ण आडवाणी को भी आप देखिए, लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली में चुनाव लड़े राजेश खन्ना के खिलाफ, तो उन्हें लगा कि मैं हार सकता हूं, तो वो गांधीनगर चले गए, बहुत कम वोटों जीते, तो वो गांधीनगर चले गए। जब उन्हें लगा कि मैं गांधीनगर सुरक्षित सीट है तो उन्होंने दिल्ली लौट के नहीं आई। सुषमा स्वराज आप देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, दिल्ली में उन्होंने काम किया, लेकिन जब लोकसभा चुनाव लड़ने की बारी आई तो शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें कहा कि आप विदिशा आइए, सबसे सुरक्षित सीट है, तो विदिशा चली गई। मैं तो अरुण जेटली जी का जिक्र करता हूँ कि मैं तो 2014 में नागपुर में था, अरुण जेटली जी का मुझे फोन आया। अरुण जेटली जी को वसुंधरा राजे जयपुर से चुनाव लड़वाना चाहती थी और अकाली दल उनसे अमृतसर से चुनाव लड़वाना चाहता था। चूंकि मैं राजस्थान पत्रिका देखता था तो संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि राजस्थान के बारे में आप समीर से एक बार बात करो। मेरे पहली बार अरुण जेटली से मेरी फोन पे बात हुई, अरुण जेटली जी का मुझे फोन आया कि समीर राजस्थान को लेके और जयपुर को लेके क्या लग रहा है। मैंने कहा भाई साहब आप वहाँ से फॉर्म भी भरोगे तो जीत जाओगे, भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है वहाँ। तो बोले मैं वहाँ का हूँ नहीं। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, राजस्थान में बहुत आराम से जीतोगे। हालांकि वो जयपुर से लड़े नहीं, वो अमृतसर चले गए, वहाँ पर अमरिंदर के ने बड़ा कैंडिडेट खड़ा किया, वहाँ से वो हार गए। तो नेता अपनी सीट बदलते रहते हैं, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के पास 50 उदाहरण जिन्होंने अपनी सीट सुरक्षित सीट जीतने के लिए बदली है।
विपक्ष ये चाहे कि राहुल गांधी कहाँ से लड़े ये वो तय करे। ठीक है, अमेठी सीट उनकी जरूर 3 बार से वो सांसद रहे, तो ये माना जाता है ये गांधी परिवार की रही है, और ऐसा भी नहीं रहा कि भाई वो रायबरेली अगर गए तो रायबरेली से कोई बहुत बड़ा अटैचमेंट रहा होगा। आप देखिए, जब फिरोज गांधी 2 चुनाव हारे, उसके बाद 1960 में जब फिरोज गांधी की डेथ होती है तो कांग्रेस से इंदिरा गांधी को कहा जाता है लड़ने के लिए। इंदिरा गांधी फिरोज रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती, वो राज्यसभा से जाती है। जब देश की प्रधानमंत्री बनी तब भी वो राज्यसभा से सांसद थी, उन्होंने वहाँ चुनाव नहीं लड़ा। जब वो 77 का चुनाव वहाँ से हार जाती है, 80 का चुनाव जीतती है मेडक से, तो मेडक सीट रखती है और वो रायबरेली सीट छोड़ देती है। उसके बाद अरुण नेहरू को वहाँ से लड़वाती है, उसके बाद शीला कौल लड़ती है, उसके बाद शीला कौल के बेटे लड़ते हैं, उनकी जमानत जब्त होती है। शीला कौल की बेटी लड़ती है, उनकी जमानत जब्त होती है। सतीश शर्मा लड़ते हैं, वो जीतते हैं। 24 साल गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली चुनाव लड़ने नहीं गया। सोनिया गांधी गई उसके बाद चुनाव लड़ने के अंदर, सोनिया गांधी वहां से लड़ी, सोनिया गांधी ने वो सीट कंटिन्यू की। सोनिया गांधी अमेठी से थी, राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट दी, सोनिया गांधी ने लौटकर रायबरेली सीट आई। तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि भाई रायबरेली और अमेठी से बहुत जरूरी है गांधी परिवार का लड़ना, मैं ऐसे नहीं मानता। नेता लोग अपनी राजनीति के हिसाब से सीटों का चयन करते रहते हैं और बदलते रहते हैं। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी 3 बार वहां से लगातार रहे और गांधी परिवार पहचाना जाता है अमेठी के कारण, रायबरेली के कारण, तो वहां पर उन दोनों सीटों पर उन्होंने अपने परिवार के सदस्य चुनाव लड़वाना था। ये कह देना कि परिवारवाद का आरोप लगेगा, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ये सभी पार्टियों में परिवारवाद का रहता है। अगर आप ये कहोगे तो आप भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, येदियुरप्पा तो खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, उनके बेटे प्रदेश अध्यक्ष, बेटा उनका विधायक है, तो एक ही परिवार में 3-3 पोस्ट लेके बैठे हैं। सारे राजनीतिक दलों में होता है। और जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है उस दौर में तो कांग्रेस को अपने सारे पत्ते खोलने चाहिए थे कि जितनी ज्यादा सीटें जीती जाए उस समय, भले ही वो परिवारवाद का आरोप लगे या, तो मुझे लगता है कि प्रियंका को अगर वो उतारते अमेठी से तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होता, और अमेठी से प्रियंका गांधी के जीतने की प्रबल संभावना थी, इसमें कोई चांसेस दोनों सीटें रायबरेली और अमेठी वो अपने परिवार के पास रख सकते थे। और कांग्रेस की जिस समय राजनीतिक स्थिति है सीटों को लेकर, सीटें बढ़ने में इस समय एक सीट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप दाव लगाते ना प्रियंका गांधी पे, क्या दिक्कत थी? तो मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस की एक गलती रही है, लेकिन ठीक है, ये कांग्रेस का निर्णय, उन्हें कहां से लड़ना है, कहां से जिताना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बिल्कुल, जिस तरीके से समीर जी ने आंकड़ों के साथ ये बात रखी कि परिवारवाद की अगर आरोप लगने की बात होती तो वो तो बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं जिनके परिवार के 3-3, 4-4 लोग हैं। इस वक्त जरूरी था कि आप कैसे अपनी सीट को मजबूत करें, आप कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करें और ज्यादा सीटें जीतें। विनोद सर, अब सारी भीतर की जो बातें हैं वो आपसे समझेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक ये कमेंट्स के जरिए बताते रहते हैं कि कांग्रेस की अगर बात है तो पहले विनोद सर से ही आप चर्चा किया करें। हालांकि मैंने उसमें जवाब भी दिया था कि विनोद सर अभिभावक है, वो सबसे अंत में जवाब देना पसंद करते हैं। खैर, तो रायबरेली अमेठी, जैसा कि समीर सर ने भी कहा कि अगर इस वक्त आपको जीतने के लिए सीटों की आवश्यकता थी, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर खूब चर्चा होती रही कि वो जाएंगी, चुनावी मैदान में रहेंगी। जब सोनिया गांधी लड़ती थी तो वो उनके साथ रहती थी। एक कहा जाता था कि एक ये पैरेलल तैयारी हो रही है, दिखाया जा रहा है कि प्रियंका जाएंगी। अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रियंका के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो कभी भी बाई इलेक्शंस में जीतकर संसद पहुंच सकती है। तो अगर इतनी सारी चीजें आप सोच रहे हो तो उसमें इतना गालमेल, इतना संशय क्यों? टू द पॉइंट चीजें क्यों नहीं सामने? देखिए, राजनीति में कभी टू द पॉइंट नहीं होता है। समीर भाई हमारे रेडी रेकनर हैं, इनके पास तो बहुत सारे उदाहरण थे। तो मैं तो एक उदाहरण देने वाला था, लेकिन उन्होंने इतने सारे उदाहरण दे दिए, अब लगता है उसको मैं दूं कि न दूं, लेकिन दे ही देता हूं, चूँकि उसकी गवाह पूर्णिमा जी भी हैं और मैं भी हूं। हम लोग लखनऊ में ही थे, 1996 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे कि अचानक समाजवादी पार्टी ने राज बब्बर का नाम घोषित कर दिया लखनऊ से। अटल जी नामांकन करा चुके थे। अब उसी दिन सुबह अटल जी ने फ्लाइट चार्टर्ड प्लेन लिया और सीधे गांधीनगर गए और गांधीनगर से नॉमिनेशन कराया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लखनऊ से भाग गए थे, लेकिन जो समीर भाई कह रहे हैं कि एक सुरक्षित, वो घोषित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे बीजेपी के। मुंबई में अधिवेशन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और गांधीनगर सीट अडवाणी जी लड़ नहीं रहे थे चुनाव हवाला के कारण, तो वैसे ही किसी को लड़ना था। तो अटल जी तुरंत वहाँ गए और उन्होंने नामांकन किया और किसी ने नहीं कहा कि वो छोड़ के भाग गए, डर गए, ये करके। वो दोनों जगह लड़े, दोनों जगह जीते, बाद में गांधीनगर छोड़ी उन्होंने और पहुँच गए। तो इस तरह का रामगोपाल जी भी कह चुके, सब लोग कहें ये नेता का अपना अधिकार है, वो कहाँ से लड़े, सुरक्षित सीट से लड़े, कैसे लड़े, कब किसी घोषणा करे, ये पार्टी का और नेताओं का अधिकार है। हाँ ठीक है, हम लोग उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, हमारा काम ही है विश्लेषण करना, हम कर भी रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नेता जब 2 सीट से लड़ते हैं, एक सीट जब छोड़ देते हैं, तो हमने तो नहीं देखा कि कोई नेता जो सीट छोड़ता हो वहाँ दोबारा जा करके वहाँ जनता के बीच जो है काम करते हो, मैंने तो कभी नहीं देखा। देवीलाल जी 3 सीटों से लड़े थे 1989 में और तीनों से जीते थे, 2 छोड़ी थी उन्होंने।
उसके बाद या जैसे अभी इतने उदाहरण दिए उन्होंने, अडवाणी जी का, अटल जी का, सुषमा जी का, सबका लड़े लोग। चुनाव के बाद आमतौर पर लोगों का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पे होता है। जैसे मोदी जी बड़ौदा से लड़े थे और बनारस से लड़े थे, उसका बड़ौदा अपना एज ए प्रधानमंत्री कार्यक्रम में गए होंगे, लेकिन कोई वैसे थोड़ी गए बड़ौदा, क्योंकि अब भाई बड़ौदा का जो एमपी है वो देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है, वो बनारस के एमपी है। तो इसलिए ये कहना कि राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं गए, अब स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद थी, उनकी जिम्मेदारी थी अमेठी के लोगों की समस्याओं हल करना। इसलिए राहुल गांधी ने कहा भाई ठीक है जाओ, रोज रोज जाते तो शायद ये कहा जाता कि अब लोग अमेठी चले जाते हैं, हार गए तब भी अमेठी नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहने के लिए कुछ भी कहा सकता। वो मुगल आजम का डायलॉग है ना कि सलीम तुझे मरने नहीं देगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तो ये स्थिति हो जाती है कि करना है कुछ भी। अभी अगर दोनों लड़ रहे होते तो देखिए एक ही परिवार, माँ चली गई राज्यसभा में और दोनों जो है लड़ रहे हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं है इनके पास, ये अब कार्यकर्ता को उतार दिया तो देखिए प्रियंका गांधी। भाई प्रियंका मुझे अब लगने लगा है, पहले मैं भी सोच रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, मुझे लगता है और शायद रामगोपाल जी और पूर्णिमा जी मेरी बात से सहमत होंगे कि जिस दिन सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ा था उसी दिन परिवार में तय हो गया था कि राहुल गांधी रायबरेली लड़ेंगे। उसकी एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी ये है कि 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ती हैं, राजीव गांधी की सीट थी, कैप्टन सतीश शर्मा खड़ाऊ लेके गए थे राजीव गांधी के मरने के बाद, बाई इलेक्शन लड़े, उसके बाद वो 96 में वहाँ से चुनाव जीते, 96 में, हाँ 96 में जीते, 98 में हार गए थे वो संजय सिंह से। उसके बाद 99 में सोनिया गांधी और संजय सिंह का मुकाबला हुआ, उन संजय सिंह का जो संजय गांधी के चेले थे, उनका मुकाबला होता है सोनिया गांधी से, बीजेपी की टिकट से लड़ रहा था, तो सोनिया गांधी चुनाव जीतती हैं। 2004 में जब राहुल गांधी राजनीति में आते हैं तो सोनिया गांधी उस अपनी सीट अमेठी छोड़ के अपनी सास की सीट रायबरेली पे चली जाती हैं। अब वो विरासत वहाँ दे देती हैं। अब ये फिर चूंकि सोनिया गांधी ने सीट छोड़ी है तो राहुल गांधी वहाँ चले गए, तो एक तरह से ये जो विरासत का स्थानांतरण भी है, हस्तांतरण भी है, ये मुझे लगता है तभी तय हो गया था। अब प्रियंका क्यों नहीं लड़ रही अमेठी से? देखिए आज की तारीख में जैसे अभी समीर भाई ने कहा कि एक सीट इंपॉर्टेंट है, तो प्रियंका का उपयोग उन तमाम सीटों पर है जहां चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि प्रियंका इस समय कांग्रेस पार्टी की सबसे सुपरस्टार कैंपेनर हैं। जो जिस तरह की भीड़ उन्हें सुनने आ रही है, जिस तरह उनके भावुक भाषण हो रहे हैं, जिस तरह सीधे प्रधानमंत्री जी के बयानों का और आरोपों का और हमलों का जवाब देती हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी योद्धा है जो पूरे देश में घूम रही है। अगर उनको अमेठी सीट में फंसा देती, और जाहिर है अमेठी सीट में उनको समय देना पड़ता, क्योंकि स्मृति ईरानी कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है, और स्मृति ईरानी जिस तरह से भाषण देती हैं, बोलती हैं, टिप्पणियां करती हैं, उसमें प्रियंका को समय देना पड़ता। तो वो सारा जो है, और ये बीजेपी की रणनीति थी कि प्रियंका वहाँ फंस जाए तो कम से कम इधर से बचे, इसीलिए ज़्यादा जोर था कि वो लड़ेंगी। अब चूंकि वहाँ से नहीं लड़ रही है तो बीजेपी को लग रहा है क्या हो गया, हमारी तो रणनीति फेल हो गई, प्रियंका तो पूरे देश में घूमे। ये कांग्रेस पार्टी ने ये सोच करके प्रियंका को इससे अलग रखा है, क्योंकि उनके पास फिर दूसरा कोई कैंपेनर नहीं है। राहुल गांधी को अमेठी में समय देना पड़ेगा, और खड़गे जी हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र और उनका स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उतना अपील नहीं करता जितना कि प्रियंका गांधी कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव न लड़ाना। किशोरी लाल शर्मा जो है, जिनको हम शायद बहुत सारे लोग बहुत कमजोर कैंडिडेट मान रहे होंगे, चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन किशोरी लाल शर्मा से बेहतर उम्मीदवार वहाँ कांग्रेस पार्टी के पास गैर गांधी नहीं हो सकता था स्मृति के खिलाफ, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा 40 साल से 1983 से लगातार अमेठी में चुनाव लड़वा रहे हैं। जब वो बिल्कुल यंग थे तो राजीव गांधी की टीम में उन्होंने वहाँ से काम शुरू किया था, फिर उन्होंने राजीव गांधी को लड़वाया चुनाव अमेठी में, सतीश शर्मा को लड़वाया, फिर सोनिया गांधी को लड़वाया, फिर रायबरेली और अमेठी में बाकायदा लड़वाते रहे। और 2019 में राहुल गांधी के ऑफिस की इंटरनल पॉलिटिक्स ने किशोरी लाल शर्मा को वहाँ से हटवा दिया और कहा आप सिर्फ रायबरेली देखिए। नतीजा हुआ कि राहुल गांधी 55,000 वोट से चुनाव हार गए। अगर किशोरी जी होते तो बहुत मुश्किल था राहुल गांधी का हारना, क्योंकि वो पूरा चुनाव का प्रबंधन और मैनेजमेंट, देखिए ये जो 50,000 55,000 का जो इस तरह की जो हार होती है, वो उसमें प्रबंधन की भी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। उसकी वजह से भी इस तरह के वोटों, अगर 2 लाख से आदमी जीत रहा है तो इसका मतलब एक तरफा वो है, उसको वेव है। लेकिन 50-55,000 की लीड जो है कोई भी पक्ष कवर कर सकता है अगर चुनावी प्रबंधन अच्छा हो, और इसके वो सिद्धस्त हैं। तो इसलिए चुनाव अमेठी में दिलचस्प होगा, लेकिन जैसा पूर्णिमा जी ने कहा कि अब वो चुनाव वीवीआईपी चुनाव नहीं रह गया, वो मोहनलालगंज जैसा चुनाव हो गया। जैसे मोहनलालगंज सीट पे क्या चर्चा होगी, वैसे अमेठी का हो गया। भाई स्मृति जी हैं, बड़ी नेता हैं, मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चर्चित हैं, तो कभी कभी उसकी चर्चा हो जाएगी जैसे और। लेकिन अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं, राहुल गांधी लड़ती हैं, तो आप देखते हैं रोज
मीडिया में अमेठी की ही चर्चा होती और कुछ न कुछ उस पर जो है चलता रहता। तो अब वो सीट एक लो प्रोफाइल सीट हो गई और वही है कि परिणाम अगर किशोरीलाल शर्मा हार जाते हैं तो ठीक है, कांग्रेस का एक उम्मीदवार है हार गया, अगर कहीं जीत गए तो जॉइंट किलर हो जाएंगे वो। तो ये मतलब एक तरह से कांग्रेस ने उसमें कोई जोखिम नहीं लिया अमेठी सीट। रायबरेली की जहाँ तक बात है, रायबरेली फिरोज गांधी लड़े, 52 में लड़े, 57 में लड़े लगातार। उसके बाद इंदिरा गांधी ने वहाँ से लड़ना शुरू किया, जब 67 में जब मध्यावधि चुनाव हुए वहाँ तब उन्होंने लड़ना शुरू किया वहाँ से, और उसके बाद वो 80 तक लड़ी वहाँ। 70 में हारी, 80 में लड़ी, 80 में उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि मेडक से वो भी जीती थी। और मुझे लगता है अगर राहुल गांधी अमेठी से कहीं लड़ते और जीतते तो वो अमेठी ही छोड़ते, वो वायनाड नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कहते हैं भाई कि अमेठी के लोगों, आप लोगों ने मुझे 2019 में छोड़ दिया था तो मैं भी आपको प्रणाम करके छोड़ रहा हूँ, मैं वायनाड वापस जाना हूँ। लेकिन वो वहाँ से नहीं लड़ रहा, ये प्रश्न नहीं उठता। रायबरेली की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि वो रायबरेली रिटेन करेंगे और शायद वायनाड छोड़ें। ये मैं शायद इसे लगा रहा हूँ, मेरा अपना आकलन है, कोई सूचना नहीं है। और फिर वहाँ से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं केरल में, तो जाहिर है राहुल और प्रियंका में से कोई एक ना एक तो केरल में रहेगा ही रहेगा, ये तय मानिए। और ज़्यादा संभावना प्रियंका की ही होगी, क्योंकि रायबरेली जो है राहुल गांधी रिटेन करेंगे, क्योंकि उनकी माँ की सीट है, माँ ने उनको विरासत में दी है, इसलिए शायद वो न छोड़ें। बहुत अगर जी एक सीट को छोड़ के दूसरी सीट से लड़ने पे जो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं कि वो डर के भाग गए, अरे भाजपा पार्टी तो कश्मीर छोड़ के भाग गई डर के। 370 हटाने को इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाया और हर जगह उसका डोल पीटते हैं, तो वो क्यों नहीं जाके कश्मीर में लड़ रहे हैं? क्यों उन्होंने कश्मीर से अपने को किनारे कर लिया? कोई उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा? सर कुछ ऐड करें। एक बात जो समीर जी ने अभी, हालांकि अवधेश जी ने भी एक बात कही थी, मैं हंसी में कह रहा हूँ उसको, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे राहुल और प्रियंका कहाँ से लड़ेंगे, इसके लिए 140 करोड़ जनता बेताब थी। अरे कौन प्रतीक्षा कर रहा था यार, सिवाय एक मीडिया के कोई प्रतीक्षा और तीक्षा नहीं करता है, पूरा देश जैसे है। और नहीं, और दूसरी बात यह है कि राहुल और प्रियंका अपने फैसले मीडिया को देख के नहीं लेंगे कि अमेठी छाया रहेगा कि नहीं। एक मैं काउंटर सवाल कर रहा हूँ, अगर प्रियंका, पहली बात तो यह है कि अमेठी से कांग्रेस हार चुकी है, राहुल हार चुके हैं। अब बताइए, रायबरेली से अभी तक ऐसा नहीं, मतलब कुल मिला के ये पीढ़ी नहीं हारी है रायबरेली से सोनिया रहे, तो एक सेफ सीट पर ही राहुल जाना चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी कल अमित शाह ने कहा है कि सोनिया जी राहुल जी को 20 बार लॉन्च कर चुकी हैं, या 21वीं बार लॉन्च कर रही हैं। कम से कम प्रियंका के नाम पर इस तरह की अभी कोई बात नहीं है, वो क्लीन स्लेट हैं राजनीति के हिसाब से। आप जब पूरे हवा में हो रहा है, 400 सीट बीजेपी ले आ रही है, 370 जा रहा है, तो ऐसे में अगर प्रियंका हार जाती हैं, मान लीजिए दोनों तो रायबरेली से लड़ नहीं सकते, एक को तो ये रिस्क लेनी थी, क्या जरूरत है? एक सीट हमको मिल जाए कांग्रेस को, उस एक सीट से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। कांग्रेस के, गांधी के परिवार को कम से कम एक को ऐसा बचा के रखना है जिस पर यह लांछन न लगा हो कि ये लॉन्च किया गया था, फेल हो गया। देयर इज स्टिल होप। और फैक्ट ये है, गांधी परिवार में कहने के लिए आप कुछ भी कह लीजिए, कितनी हम नैतिक बहस कर लें, कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है, था और रहेगा। कांग्रेस में एक चीज है, गांधी परिवार का अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्यों नहीं। नरसिम्हा राव आए, शुरू हो गया, तिवारी जी और फलाना जी सब छोड़ के चले गए कांग्रेस। मैं बता रहा हूं आपको, तो फैक्ट ये है कि इस देश में कांग्रेस को अगर कोई रिवाइव कर सकता है तो गांधी परिवार है, और उसमें अगर कोई एक चेहरा बेदाग है तो उसे सिर्फ इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हाईलाइट हो जाती, इसलिए राजनीति में नहीं कूदना चाहिए। प्रियंका को तब कूदना चाहिए राजनीति में जब लगे कि हाँ, उनसे संभावनाएं बहुत हैं और बहुत सारे चेहरे फेल हो चुके हैं। जी देखो सबका, मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगी। सर ने कहा कि हारने का लांछन, चुनाव में लांछन नहीं होता है हारना, हार जीत तो होती ही है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। कहना है कि कोई भी पहला रिस्क, देखिए बाद में आप हार जाएं ठीक है, कई बार को वाजपेयी भी हारे हैं, सब कुछ हारे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आज की तारीख में कांग्रेस को जिस तरह से बेचारगी एक प्राप्त है, आप सब देख लीजिए, और हकीकत यह है जो पार्टी 50 सीट 3 फिगर में नहीं कहीं दिखाई पड़ती, उस पार्टी को ऐसे अवसर पर आप लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। संजय गांधी जब राजनीति में आए थे तब क्या, तब कांग्रेस का सूरज
दोपहरी का चमकता रहा था। आज कांग्रेस का सूरज सनसेट की तरफ है। ऐसे में अगर मान लीजिए परिवार में एक कोई चेहरा बचता है तो उसे बचा के रखिए। लांछन का पर्याय वो नहीं था, मेरा उनका एक ये था नहीं। कि हाँ, वो एक स्टैंप एक न लगे। कहता लांछन दीक्षा शब्द भाई, मैंने मैं गलत इसमें कहा। जो रामकृपाल सर ने कहा उसी में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कांग्रेस की प्रॉब्लम ही यही है कि सारी आंखें या सबकी उम्मीदें एक ही परिवार पे लगी होती हैं। 10 जनपद के अलावा कांग्रेस का कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। यही एक समस्या की जड़ है और उसकी वजह से जब से इस परिवार ने, जब सोनिया गांधी जी ने जब से राजनीति में तरीके से वो आई है, राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में, तब से हुआ क्या, सेकंड लाइन लीडरशिप खत्म हो गई। आज अगर आप इवन कांग्रेस की भी बात करें, कांग्रेस में अगर आप सोचें कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर नेहरू गांधी फैमिली, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि है कौन। और अगर प्रियंका जी को लॉन्च करने का सही समय हम कब तक इंतजार करेंगे? आप ट्रंप का इक्का लेके बैठे ना, बाजी हार गए तो ये फायदा क्या? सर कुछ ऐड कर रहे थे। हाँ, देखिए, कांग्रेस पर तो डिबेट नहीं है, कभी होगा तो कांग्रेस पर बात की जाएगी। इस समय डिबेट जो है रायबरेली और अमेठी पर है। देखिए, जितने साथियों ने कहा है वो सबके ध्यान में है कि नेता अपनी सीट बदलते रहे हैं, लेकिन इनमें से एक नेता नहीं जिसने किसी सीट को पारिवारिक सीट कहा हो, उस रूप में उसको पार्टी ने प्रेजेंट किया हो, उसी रूप में उसको पोसा पाला गया हो, और उसके बाद फिर उसके बारे में हम कहें कि सीट तो लोग बदलता ही है। तो रायबरेली अमेठी की सीट जो नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी परिवार के लिए जो मायने था, वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लखनऊ और गांधीनगर नहीं थे, और देवीलाल के लिए नहीं थे। दोनों में ये जो गुणात्मक अंतर है उसको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर अमेठी से राहुल गांधी ने क्यों छोड़ा। और जो अभी बता रहे थे कि ठीक है वो बहुत अच्छा उम्मीदवार है, लेकिन प्रियंका वाड्रा सिर्फ कार्यालय में गई हैं, 2 मिनट का उन्होंने भाषण दिया है। और जब केएल शर्मा जी जब नॉमिनेशन देने जा रहे थे तो उनके पास आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। कांग्रेस का कोई एक बड़ा चेहरा उस नॉमिनेशन में नहीं था। सारे चेहरे जो है अमेठी में राहुल गांधी के साथ लगे हुए थे। तो क्या इंडिकेशन है ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये रायबरेली में लगे हुए थे। तो इस पॉलिटिक्स को भी समझने की आवश्यकता है कि हम बहुत सरलीकरण कर दे रहे हैं कि नेता छोड़े हैं, सीट गए हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि तो हमारे परिवार की विरासत या पार्टी की विरासत है। इसलिए आखिर हम रायबरेली और अमेठी पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि उस सीट को उस परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने विशिष्ट माना है परिवार की दृष्टि से, तब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। केवल इतना ही मुझे कहना है। भावुक चिट्ठी भी लिखते रहे। हाँ सर। देखिए, दरअसल जो रामगोपाल जी ने कहा कि वो सही बात है। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी की जो राजनीति में लॉन्चिंग हुई वो बड़े गलत समय पे हुई। उनकी लॉन्चिंग 2019 के चुनाव में हुई, जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सूर्य जो है मध्याह्न की तरह चमक रहा था। और कांग्रेस जाहिर है 2014 का चुनाव हार चुकी थी, और उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश दे दिया गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश आधा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। उन्होंने बड़ी मेहनत की, सब किया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। फिर उत्तर प्रदेश में उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ करके, और 2022 के चुनाव में ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है पूरा वो करेगी, लेकिन वहाँ भी 7 सीट घट के 1 सीट रह गई। तो 2 झटके प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं। अगर अमेठी से चुनाव लड़ती हूँ, जीत भी जाती है अगर, तो उनको उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती जो उनको देश में कांग्रेस की सीटों में इजाफा करवा के मिलेगी। भाई, जब चुनाव हो रहा है, पार्टी के पास फीडबैक आता है और ये होता है कि भाई थोड़ा अगर प्रियंका जी यहाँ आ जाएं या हमारा कैंडिडेट लड़ाई में है तो कुछ वोट बढ़ सकता है। तो नेता को वहाँ जाना ज़्यादा जरूरी है कि अपनी एक सीट पे फंसा रहे। तो इसलिए सोच समझ कर कांग्रेस पार्टी ने उनको इस समय रखा है कि भाई अभी प्रियंका जी को हम एक सीट पर नहीं झोंकेंगे। ये एक रणनीति का एक हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि परिवार की सीट अमेठी पहले भी कैप्टन सतीश शर्मा लड़ चुके हैं, वो गैर गांधी थे जब राजीव गांधी के बाद, उसके बाद संजय सिंह जीत चुके हैं वहाँ से। तो कोई सीट किसी परिवार की होती नहीं है, हम लोग उसको बना देते हैं। अब बागपत चौधरी चरण सिंह की परिवार की सीट पुश्तैनी सीट मानी जाती थी कि चौधरी साहब के परिवार का, आज वहाँ जो है राजकुमार सांगवान लड़ रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता था, और जयंत चौधरी नहीं लड़ रहे हैं। जयंत चौधरी वहाँ से हार चुके चुनाव। तो अब है चुनाव, क्या करोगे? जनता का मिजाज बदलता है ना, तो कोई जरूरी थोड़ी है। और दूसरी बात यह है कि अगर परिवार की सीट देखनी है तो फूलपुर होनी चाहिए थी फिर तो,
नेहरू जी वहाँ से लड़ते थे, नेहरू जी कभी अमेठी रायबरेली से थोड़ी लड़े, फिर तो फूलपुर से लड़ना चाहिए था, इलाहाबाद से लड़ना चाहिए था जहाँ आनंद भवन है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब वायनाड है, राहुल गांधी लगातार 2 बार वहाँ से दूसरी बार जीत जाएंगे, और कल को मान लीजिए प्रियंका गांधी वहाँ से रहती हैं, हो सकता है कुछ दिनों बाद वायनाड परिवार की सीट बन जाए। तो इस तरह सीटें जो है, अब अटल जी लगातार लखनऊ से लड़े, जब अटल जी ने छोड़ा टंडन जी, वो भाई कौन लड़ेगा, तो टंडन जी ने कहा मैं अटल जी का जो है दूत हूँ, मैं लड़ूंगा, तो अटल जी के नाम पर ही चुनाव जीते हुए लखनऊ से, और अटल जी के नाम, राजनाथ सिंह आज भी अटल जी का नाम लेते हैं लखनऊ जाकर के। तो ये जब बड़े नेता जहाँ से लड़ते हैं वहाँ एक तरह से पहचान हो जाती है सीट की। बाकी कोई सीट किसी खानदान की या किसी परिवार की या किसी पार्टी की जागीर नहीं होती है। मुझे लगता है कि सुरक्षित सीटें, मेरा यही बात कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। कल प्रियंका जी का 2 मिनट का जो भाषण है उसका एक कल प्रियंका वाड्रा ने जो 2 मिनट का भाषण दिया, उसमें सुनिए कि उसको उस सीट को क्या कह रही है। वो हम लोग नहीं कह रहे, हम तो जानते हैं परिवार का होना चाहिए, हम तो केवल करें कांग्रेस और उस परिवार ने उस सीट को कैसे लिया है। चिट्ठी जब आती है तो ये कहा जाता है कि ये सीट हमारी है, परिवार के साथ है, इसलिए नहीं, उन्होंने खुद प्रियंका जी ने अपने कल भाषण में बोला। मुझे देखिए, ये नेता करते रहते हैं, मोदी जी जहां जाते हैं कहते हैं मैं यहीं का हूं, हर राज्य में कहते हैं मेरा ये नाता है, मेरा ये नाता है। तो वो तो नेताओं का अपना है, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अटल जी हो, नेता इस तरह के अपना कनेक्ट लोग जोड़ते रहते हैं। मैं केवल इतना कहा हूं कि इसमें मेरा मत नहीं है, जो कांग्रेस और परिवार का मत है मैंने उसको रखा है। ठीक सर, देखिए मुझे लगता है कि जो सुरक्षित सीट होती है उसी पारिवारिक सीट मान लिया जाता है। जो माधवराव सिंधिया ग्वालियर से जीतते रहे, जब उनको लगा कि वो हारने वाले जयपाल सिंह पवैया से, तो वो गुना चले गए, तब उन्होंने अपने गुना की सीट को बना लिया। नरसिम्हा राव तो आंध्र प्रदेश के थे, रामटेक महाराष्ट्र सांसद बने। बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी पत्नी को लगा, और उनको लगा कि मेरी पत्नी साउथ से नहीं जीत सकती, उन्होंने उनको बाड़मेर जैसलमेर से 2014 का चुनाव लड़वाया, वहां से वो सांसद बनी। तो आदमी को जहां लगता है कि वो सुरक्षित सीट वहां चली जाती है। स्मृति ईरानी कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक से हारी, उस चुनाव प्रचार में स्मृति ईरानी कहती थी कि मैं चांदनी चौक की बेटी हूं, मैं आपकी सेवा करने आई हूं, हार गई, तो वहां पर फिर वो रही नहीं। उन्हें प्रमोद महाजन ने कहा था बंबई से चुनाव लड़ो, मुंबई उत्तर से, उन्होंने कहा मेरे लिए सुरक्षित नहीं, मैं राज्यसभा जाऊंगी, मैं बाद में सीट देखूंगी। तो आदमी अपनी सुरक्षित सीट ढूंढता है, वहां जाता है, चुनाव लड़के अपनी सीट को पारिवारिक सीट और सुरक्षित सीट बना लेता है। अमेठी रायबरेली को इसीलिए शायद कांग्रेस की सुरक्षित सीट थी, इसीलिए उसे पारिवारिक और गढ़ कहा जाने लगा। बहरहाल बहुत संतुलित चर्चा, बहुत बैलेंस चर्चा हुई है। आप निर्णय करिए कि आपको किस ओर रहना है या किस राय को अपने दिमाग में बनाना है। बहरहाल अमेठी और रायबरेली की सीट नो डाउट कि हमेशा से हाई प्रोफाइल रही है, लेकिन पूरी चर्चा के बीच जिस तरीके की बातें निकल कर आई कि हाई प्रोफाइल सीट्स हम ही बनाते हैं, उनके वोटर्स उसको इस लिहाज से बनाते हैं। कोई भी सीट हाई प्रोफाइल तभी बनती है जब हम उस पर खूब चर्चा करते हैं, और अमेठी रायबरेली शायद कुछ ऐसी सीटों में से एक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले 80 सीट, लेकिन अगर अमेठी और रायबरेली की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर सीट में कुछ खास तो जरूर है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। आप सब कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, चर्चा आपको कैसी लगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बहुत संतुलित चर्चा हुई है, बहुत बैलेंस बातचीत हुई है। आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट्स के जरिए। सत्ता का संग्राम हमारा चुनावी रथ मैदान में है, जाइए उससे जुड़िए, बतौर वोटर अपनी समस्याएं बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसे जनप्रतिनिधि तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।